जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 3 को। पार्ट 3 में भी लगभग हम 100 प्रश्न को देखेंगे जो कि गत वर्षों में पूछे गए हैं पॉलिटी से जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं आज 22 जनवरी 2024 को भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है अयोध्या में। और यहाँ पे भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष की आयु में जैसे थे उस प्रकार का भगवान का विग्रह रूप स्थापित कर दिया गया है। और ये भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही बड़ा जो है सो कार्यक्रम था। और इसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा आज जो है सो हो चुका है अयोध्या के श्री राम मंदिर में। अब राम के नाम लेके शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, हमारे संविधान में कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद है? तो हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है? संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की चर्चा जो है भाग 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश या तो उसे देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। तो भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी बाहरी देश को भारत में मिला सकता है, भारत का संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो नए राज्य बनाना, उसके नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति भारत के संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में सबसे पहले हुई थी। सॉरी, आंध्र प्रदेश जो बना था वो 1 अक्टूबर 1953 को बना था। उसके बाद भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जब उस कानून के द्वारा पुनर्गठन जब विधेयक आया उससे जो है सो वो 1956 में किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया? ये प्रश्न, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? लेकिन उससे पहले भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश 1953 में 1 अक्टूबर को। ठीक, तेलुगु भाषा के आधार पर पिट्टू श्री रामुलु ने उसके लिए क्या अनशन किया था। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया कितना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1975 में। 16 मई 1975 से 75 को भारत के 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में, भारत का पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। जब भारतीय संविधान बना था तब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के 4 व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया था, जिसमें भारत की संसद, नागरिकता, चुनाव और संविधान के अस्थायी प्रावधान कुछ थे। ठीक, उसके बाद शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता देने के लिए गृह मंत्रालय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो भारतीय संसद, नागरिकता अर्जन के लिए भारतीय संसद शर्त निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 5 विधियों द्वारा की जा सकती है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित किसी भूमि को हम मिला लेते हैं यानी कि अर्जित भूमि के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जन्म के आधार पर। दूसरा पंजीकरण के आधार पर। तीसरा अनुवांशिक यानी वंश के आधार पर। अनुरोध के द्वारा कोई विधि नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति की दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत के संविधान के अनुसार भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक, तो भारत का वो नागरिक नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया? तो जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं, जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं, उसके लिए अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया कि वैसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत लौटे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 5 तरीकों में जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और यदि किसी भूमि को मिला लेते हैं तो अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता समाप्त करने का जो कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता जो समाप्त होती है, तो भारत की नागरिकता समाप्त करने की 2-3 विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो विशेष बहुमत से, बिना बहुमत से, साधारण बहुमत से। किसी नए राज्य का अगर निर्माण करना हो तो संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और इस बात की चर्चा, नए राज्यों के निर्माण की चर्चा अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी का जो समानता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 16 के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोक नियोजन में समता का जो अधिकार है, लोक नियोजन में अवसर की समता, वो अनुच्छेद 16 से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछे गए हैं, SSC, CAT, FSI, CISF, ASI 2013 में। ये गत वर्ष यानी कि PIO क्विज क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? तो सामाजिक समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक समता का प्रावधान करता है अनुच्छेद 17 और 18। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है? तो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत प्रेस की आजादी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो ये है भारतीय के मूल अधिकार से संबंधित, तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 20 में मूल अधिकार की जो चर्चा है वो जो है सो 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार जो है सो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो भारतीय नागरिक के मूल अधिकार में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 21 में निहित है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है TPSP में, और बाद में मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया है 21 के क में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध से क्या आशय है? तो निवारक निरोध से यह आशय है कि बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे बिना किसी पूछताछ के उसे रख लिया जाता है, मतलब कि पुलिस कस्टडी यानी कि कस्टडी में रख लिया जाता है, और जिससे कि कोई जैसे कि राष्ट्र को क्षति न पहुंचे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का उससे देश को नुकसान न हो जाए, इसलिए किसी व्यक्ति पर निवारक निरोध के द्वारा नज़रबंद किया जा सकता है और उसे
क्या किया जा सकता है, तो उसे जो है सो नजरबंद करके उसे उसके घर में भी रखा जा सकता है पुलिस के कस्टडी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पूछताछ के बिना निरोध, यानी कि कोई पूछताछ नहीं, कोई वारंट नहीं, केवल उसका जो है सो बिना वारंट का उसे रख लिया जाता है कस्टडी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा, जो कि एक निवारक निरोध अधिनियम था। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा भी था। विदेशी मुद्रा की या तस्करी रोकथाम संरक्षण अधिनियम, ठीक, और ये विदेशी मुद्रा विनिमय, ये जो अधिनियम है ये निवारक निरोध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर फेरा जो है कानून है वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध संदर्भित है किससे? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में यह कहा गया कि कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है 14 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से ऊपर का नहीं है तो वो खदान या कारखानों में नहीं काम कर सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में इसकी मनाही की गई है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का बात किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर जो है सो अल्पसंख्यक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक भारत में डिसाइड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान के निर्माता यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था यही संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें संविधान उपचारों का अधिकार है, यानी कि किसी की मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया? तो मूल अधिकारों को जो संरक्षित किया गया है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है सो संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 में ये बात कही गई है, यदि मूल अधिकार का संरक्षण नहीं हुआ तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है अगर मूल अधिकार के उल्लंघन की बात हो तो इस प्रश्न का आशय है कि मूल अधिकार का संरक्षक की बात है तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार का संरक्षक के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रीट जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सशरीर प्रस्तुत किए जाए निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से संभव है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रीट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बांध कहा जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बांध बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है सो है। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस कस्टडी में रखा जाता है बिना किसी वाद के यानी कि बिना किसी वजह के, तो उसे न्यायालय में पेश करना होता है, या किसी वजह से भी तो उसे न्यायालय में पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। नहीं पेश करता है तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करके उसे कोर्ट बुला सकती। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, तो उसे निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से रोका जा सकता है? तो उसे अधिकार परीक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कोवेरेंटो कहा जाता है। कोर्ट पूछती है कि आप किस अधिकार से इस काम को किए हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते? तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा परमादेश कि आप इस कार्य को करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, परमादेश रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जाता है? तो सरकारी कर्तव्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रीट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है? तो आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण का प्रयोग करती है। उत्प्रेषण जिसे अंग्रेजी में सर्च्योरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिससे अपने नीचे के न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले को रद्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को सबसे पहले जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकते हैं, जब देश में आपातकाल लागू हो। कब किया जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यदि देश में आपातकाल है तो नागरिकों के मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, केवल 20-21 को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो जब संविधान लागू हुए थे तो हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है, क्योंकि 7वां जो एक था संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकार से हटा करके 300 के क में रख दिया गया है, जिससे एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है वर्तमान में। और जब संविधान लागू हुआ था तब वो एक क्या था? मूल अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार को वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 300 के क में रख दिया गया, मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो वही संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार से के समय हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार थी तब 1978 में इन्होंने हटाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकारों को, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और बाकी जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो कुछ मौलिक अधिकार को विदेशी को नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता? तो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह बात कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है? तो हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार जो है सो संघ बनाने की ओर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था? तो आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद रोकथाम अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज ये जो एक्ट लाया गया था, वो लाया गया था वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिसे लगभग अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, तो वो लाए थे। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ यह है
कि आपने इस कार्य को किस अधिकार से किया है, यदि आप उस कार्य के लिए उस कार्य को करने के हकदार नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, किस अधिकार से या किस वारंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ यह है किसी काम को रोकना। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के यानी कि नीचे के न्यायालयों को फैसले को रद्द कर सकती है उत्प्रेषण के माध्यम से। इसका मतलब हुआ कि उस फैसले को रोक सकती है, उस फैसले से जो कार्य होना था उसे रोक सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर और एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 के क में रख दिया गया वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है खाली स्थान रीट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया गया तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो किसी के पास नहीं जा सकता है, कोई न्यायालय नहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाद योग है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 डीपीएसपी। अगला प्रश्न है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करती है। तो ये केटी शाह के वचन थे, क्योंकि इन्होंने ही कहा था राज्य का नीति निर्देशक क्या है, एक चेक की भांति है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार पे करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। तो अनुच्छेद 37 में ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है कोर्ट में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता संदर्भित है किससे। अनुच्छेद 39 के क में जो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का बात। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा है। तो ये महात्मा गांधी के वक्तव्य थे और आज 22 जनवरी के दिन राम राज्य देश में लहर छाई हुई है और राम भगवान का जो मंदिर है अयोध्या में वो बन के तैयार हो चुका है और आज जो है सो भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है और भगवान राम उसमें विराजमान हो चुके हैं। आज हम ये प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता की बात की गई है और न्याय संगत मजदूरी की बात की गई है कर्मचारियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 43 के क यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कहां से संदर्भित है। तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो
14 वर्ष तक के बच्चों को ये बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का को यानी कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है किससे? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में यह दिया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव होगा। यह डीपीएसपी का बात है, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी? तो मिनर्वा मिल मामले में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकार की वरीयता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? तो निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट प्राप्त होने चाहिए? क्योंकि ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, तो इसमें 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, की संविधान का अनुच्छेद 60 में संदर्भित है। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति के शपथ की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है कहां से? तो यूएसए से यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर कौन हटा सकता है? तो ये संसद का काम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की जो रिटायरमेंट एज है वो कुछ नहीं दिया गया है संविधान में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पद की रिक्ति भरनी होती है कितने दिनों के अंदर? तो 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में पहले 12 राज्यसभा में मनोनीत करते थे और 2 लोकसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन वर्तमान में वर्ष 2019 में जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा में होता था उसे अब खत्म कर दिया गया है और वर्तमान में 12 लोगों का केवल राज्यसभा में मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का करते हैं, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है तो 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत निकालते हैं, जिसकी वैल्यू 6 महीने तक रहती है। यदि सदन नहीं चला तो, अगर सदन चल जाता है इस बीच में, तो 42 दिन ही उस अध्यादेश की जो है सो रहता है, अध्यादेश का समय रहता है, ठीक है, अवधि रहती है। उसे पारित करना होता है 42 दिन के अंदर अगर संसद शुरू हो जाती है तो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? तो 6 महीने की समय दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद के पास मात्र 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन का समय दिया गया है, ठीक। अगर संसद चालू हो जाती है उस बीच में, तब अध्यादेश जब संसद नहीं चालू होता तब लाया जाता है, ठीक, लेकिन जब चालू हो जाता है तो संसद के
6 महीने के अंदर संसद के सत्र चालू होने के अंदर 42 दिनों के अंदर उसे संसद से पारित करना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था? ये नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो 11वें प्रेसिडेंट थे, यानी कि 11वां राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले थे वर्ष 2002 से 2007 तक। ठीक। प्रश्न है कि किसी दोषी व्यक्ति की सजा की क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति नहीं थी किसमें? तो ये राष्ट्रपति का पास ये पावर है किसी व्यक्ति को क्षमा करने की। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किसे भारत का द्वितीय नागरिक कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसका? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग सबसे पहले राज्यसभा में ही लाना होता है, प्रारंभ करना होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति के लिए कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पहले। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो प्रधानमंत्री का नहीं होता बल्कि लोकसभा के सदस्यों का होता है और प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जिससे बहुमत दल का जो नेता होता है, यानी कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो दल अपने सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से किसी एक